मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा कुंडली सिखाने की श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है अस्त ग्रह। जब भी कोई ग्रह सूर्य के आसपास हो, सूर्य के नजदीक हो, तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। तो अस्त होने की स्थिति क्या होती है, अस्त होने के कारण ग्रहों के परिणाम में क्या परिवर्तन आते हैं, किस तरह ग्रह का परिणाम मिलता है अस्त अवस्था में, और कितने अंश पे कोई भी ग्रह अस्त होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आज। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर कोई ग्रह आपकी राशि में, आपकी कुंडली में योग कारक है, अच्छे परिणाम देने वाला है, और अगर वो अस्त हो जाए तो वो अपनी शुभता खो देता है, अपने शुभ परिणाम में कमी ले आता है, अपने शुभ परिणाम को नहीं दे पाता है। बहुत बार आप कुंडली का जब विश्लेषण करेंगे, जब आप प्रेडिक्शन करेंगे, तो आप पाएंगे कि ग्रह अच्छे हैं, उच्च का ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह है, योग कारक ग्रह है, अच्छे परिणाम देने वाला ग्रह है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल रहा। उसका कारण है अस्त होना। अगर वह ग्रह अस्त है तो उसके शुभ परिणाम में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, वो अपना असर खो देता है। उसी प्रकार अगर बात करें अशुभ ग्रह की, अकारक ग्रह की या मारक ग्रह की, तो मारक ग्रह भी जब सूर्य के साथ अस्त हो जाता है तो उसके अशुभ परिणाम में कमी आ जाती है, वो अपना अशुभ परिणाम नहीं दे पाता है। तो कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ अस्त होता है तो उसके प्रभाव में, उसके परिणाम में कमी आ जाती है। अगर अंश की बात करें तो सबसे पहले मैं राहु और केतु के बारे में बता दूं आपको। राहु और केतु, क्योंकि ये फिजिकल प्लैनेट नहीं है, ये एक छाया ग्रह माना गया है, जिसके कारण राहु और केतु कभी अस्त नहीं होते, बल्कि जब राहु या केतु सूर्य के साथ होते हैं तो वो ग्रहण लगाते हैं। ग्रहण का दोष लगता है सूर्य को, सूर्य को पीड़ित कर देते हैं वो। बाकी ग्रहों की अगर बात करें तो अगर चंद्रमा की दूरी सूर्य से 12 अंश या उससे कम है तो चंद्रमा को अस्त माना जाएगा। अगर मंगल की दूरी 17 अंश या उससे कम है सूर्य से तो मंगल को अस्त माना जाएगा। बुध की बात करें तो बुध यदि 13 अंश से कम की दूरी पर सूर्य से है तो उसे अस्त माना जाएगा। गुरु अगर ये 11 अंश या उससे कम की दूरी पर है तो गुरु को अस्त माना जाएगा। शुक्र 9 अंश तक अस्त माना जाता है और शनि 15 अंश तक अस्त माना जाता है। बुध और शुक्र, क्योंकि ये दो ग्रह सूर्य के नजदीक हैं और पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आते हैं, इसलिए ये दो ग्रह ऐसे हैं जो वक्री अवस्था में अस्त के अंश में परिवर्तन दिखाते हैं। यदि बुध वक्री है तो 12 अंश तक ही वो अस्त माना जाता है। वही शुक्र अगर वक्री है तो केवल 8 अंश तक अस्त माना जाता है। सबसे पहले अस्त अवस्था को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी ग्रह एक राशि पर कितने अंश तक रहता है। तो कोई भी ग्रह एक राशि पर 30 अंश तक रहता है। उदाहरण के लिए अगर शनि ग्रह मान के चले, जो मैंने अभी लग्न चार्ट बनाया है, सिंह लग्न की कुंडली है, इसमें शनि मकर राशि में है और मकर राशि में 23 अंश पर शनि है। तो यदि शनि ग्रह मकर राशि में 23 अंश पर है तो वो और 7 अंश तक, जब तक उसका अंश 30 न हो जाए तब तक वह मकर राशि में रहेगा। 30 अंश के बाद वह 0 अंश के साथ कुंभ राशि में प्रवेश करता है। इस तरह किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है। तो कोई भी ग्रह एक राशि पर 30 अंश तक रहता है। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है अस्त को जानने के पहले। अगर अस्त ग्रहों की जानकारी आपको जानना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि एक राशि पर कोई भी ग्रह 30 अंश तक रहता है। इसके बाद अब एक उदाहरण से समझते हैं हम। जैसा कि उदाहरण आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, वृश्चिक राशि में सूर्य 10 अंश का है, बुध 18 अंश का है और गुरु 25 अंश का है। तो सूर्य 10 अंश का है और बुध 18 अंश का है। दोनों ग्रहों में दूरी जो है वो 8 अंश की है।
जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है 18 अंश माइनस 10 अंश 8 अंश की दूरी है। 8 अंश की दूरी तक बुध अस्त होता है, बुध 13 अंश की दूरी तक अस्त होता है, जिसके कारण इस कुंडली में बुध अस्त है। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु 25 अंश पे है, सूर्य 10 अंश पे है, दोनों की दूरी 15 अंश की है। गुरु केवल 11 अंश तक अस्त होता है, इसलिए इस कुंडली में गुरु अस्त नहीं है। एक और उदाहरण की बात करें, इस कुंडली में देखें तो सूर्य कुंभ राशि में 5 अंश पे है, वहीं गुरु और मंगल मकर राशि में 12 अंश और 28 अंश पे है। सबसे पहले अगर मंगल की बात करें तो मंगल क्योंकि 28 अंश पे है तो वो मकर राशि में केवल 2 अंश तक और रहेगा। 2 अंश और रहने के बाद मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। कुंभ राशि में सूर्य 5 अंश पर है, तो मंगल और सूर्य की जो दूरी हुई वो केवल 7 अंश की हुई। 2 अंश मकर राशि में और 5 अंश कुंभ राशि में, 7 अंश की दूरी हुई। क्योंकि मंगल 17 अंश तक अस्त होता है तो इस कुंडली में मंगल अस्त है। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु 12 अंश पर मकर राशि में है, जिसका अर्थ यह है कि 18 अंश तक और मकर राशि में ही गुरु रहेगा। तो 18 अंश मकर राशि के और 5 अंश कुंभ राशि के, 23 अंश हुए कुल। गुरु 23 अंश की दूरी पर है सूर्य से। क्योंकि गुरु 11 अंश पे अस्त होता है, 11 अंश या उससे कम में अस्त होता है, इसलिए इस लग्न में गुरु अस्त नहीं है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। इस उदाहरण में देखें तो सूर्य मकर राशि में 28 अंश पे है, बुध 3 अंश पे कुंभ राशि में है और चंद्रमा 25 अंश पे कुंभ राशि में। अब सूर्य और बुध की बात करें तो सूर्य 28 अंश पे है, तो केवल 2 अंश तक और वो मकर राशि में रहेगा, उसके बाद वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो सूर्य और बुध की दूरी है 2 अंश मकर राशि में और 3 अंश कुंभ राशि में, 5 अंश की दूरी है। तो यहाँ पर बुध अस्त हुआ। चंद्रमा की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा में दूरी जो है वो सूर्य 2 अंश मकर राशि में और 25 अंश कुंभ राशि में, 27 अंश की दूरी है, जिसके कारण चंद्रमा इस कुंडली में अस्त नहीं है। मित्रों, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप फलादेश करते हैं उसमें कुछ एक सूत्र हैं जिनका ध्यान में होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उसी में से एक सूत्र है ग्रहों की अस्त अवस्था। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसको अगर आपने समझ लिया, समझ लीजिए कि कुंडली को देखना आपने बहुत हद तक सीख लिया। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, क्योंकि अब हम फलादेश की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से ये समझ में ना आया हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं और सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप कमेंट में पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।